उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में कल से शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा का शुभारंभ करेंगे और सीएम धामी आज ऊखीमठ में हैं, जहां सीएम धामी ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे, पांडव नृत्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने पांडव नृत्य भी किया। मुख्यमंत्री कल सुबह केदारनाथ के शीतगद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और शीतकालीन चारधाम यात्रा का आगाज करेंगे। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ का शीतकालीन प्रवास और शीतकाल में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में ही होती है। कल से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ। नहीं, ये बड़ा ऐतिहासिक कार्य प्रारंभ हो रहा है। हमारी शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ होगी और भगवान बाबा केदार के चरणों में नमन करते हुए कल विधिवत रूप से इसका प्रारंभ हो जाएगा। और इसके प्रारंभ होने से यह आने वाले समय में हमारे यहाँ 12 महीने लोगों का आगमन होगा। उसके अनुरूप सारी तैयारियां आगे बढ़ रही हैं और ये अनवरत रूप से चलेगा बाबा की कृपा से। हम लोग तैयार हैं, सरकार के स्तर पर भी तैयारी पूरी हो रही है और लोग भी तैयार हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक नया काम होगा और ये बड़ा गेम चेंजर होगा। वहीं ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ है। मंदिर के पुजारियों, स्थानीय लोगों ने सीएम का स्वागत किया और सीएम धामी काफी देर तक ओंकारेश्वर मंदिर में रहे और यहां के पांडव नृत्य को देखा। सीएम का आज रात्रि प्रवास ऊखीमठ के सारी गांव में है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऊखीमठ के सारी गांव पहुंचने पर जहां सीएम धामी ने स्थानीय महिलाओं के बनाए पहाड़ी जूस पिए। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के बनाए कपड़ों और दूसरे उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। सीएम धामी ने मातृशक्ति के साथ बात की। ऊखीमठ के दूरस्थ गांव सारी में सीएम धामी के आने से लोगों में काफी खुशी है। अपने सीएम को अपने बीज देकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। आज सीएम धामी का सारी में रात्रि प्रवास। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सारी गांव पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून से खबर, यहां पर कांग्रेस और पत्रकारों के बीच हुए विवाद के बाद आज करण महारा प्रेस क्लब पहुंचे और औपचारिक रूप से माफी भी मांगी है। करण महारा ने कहा गलतफहमी की वजह से घटना हुई और इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। महारा ने कहा कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। असल में एक प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों को पुलिस लेकर आई थी और पुलिस लाइन में उस वक्त पत्रकारों का क्रिकेट मैच चल रहा था, इसी को लेकर विवाद हो गया था। उत्तरकाशी की मस्जिद के बाद नरेंद्र नगर में नमाज के विरोध का मसला आया है। उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी विधायक दिलीप महंत इसे अभी शुरुआत बता रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड और कांग्रेस इस तरह की बात को देवभूमि के लिए सही नहीं मान रही। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि पड़ोसी जिले टिहरी के नरेंद्र नगर में जुम्मे की नमाज पर सवाल उठने शुरू हो गए। शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी तो हर शुक्रवार को हनुमान चालीसा पाठ करने की बात भी कही। पहाड़ों में बन रहा माहौल क्या जंगल की आग की तरह है जो फैलती ही जा रही है। इस तरह के हालात देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। शादाब शम्स ने कहा कि दोनों पक्षों को ये एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि इससे पहाड़ का संदेश खराब हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि लेकिन पहाड़ का ये चरित्र नहीं है जो पहाड़ में हो रहा है। इससे सब लोगों को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। मेरे कई मित्रों के मेरे पास फोन आए जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो उत्तराखंड आते हुए अब भयभीत हो रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो हम मुसलमान हैं, वहाँ जाएं, हम घूमने जाएं, हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। तो ये चिंता का विषय जरूर है और इसको सरकार भी गंभीरता से ले रही है और मेरा संगठन भी गंभीरता से ले रहा है कि इस तरह का वातावरण कम से कम उत्तराखंड खराब वातावरण के रूप में नजर न आए।
उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी सरकार है, हिंदुत्व जिसकी विचारधारा है, पर इसी के साथ जो माहौल बन रहा है, क्या वाकई उसे संभालने की जरूरत है? बीजेपी विधायक दिलीप रावत के मुताबिक अभी तो शुरुआत हुई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक बीजेपी सरकार के संरक्षण में हर जगह ये काम हो रहा है। देखिए, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो ये प्रतिक्रिया होगी, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। और अगर इन्होंने किसी भी हमारे सनातन धर्म वालों को छेड़ा, उनकी व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हो सकता था। नागरिकों को नागरिक के हैसियत से देखा जाना बहुत ही आवश्यक है और किसी को भी अपनी पूजा अर्चना करने का मौका। हाँ, हनुमान चालीसा खूब पढ़िए। बीजेपी के कुछ नेता उत्तरकाशी और नरेंद्र नगर में बने माहौल को सही बता रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड हो या कांग्रेस, दोनों धर्म के सम्मान और संतुलन की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, उस पर सांप्रदायिक सियासत खुलकर हो रही है और ये सब देवभूमि में हो रहा है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। कट्टरपंथी की तरफ बाहर में क्या मस्जिद खोलने का काम कर रहे हैं। और रुद्रपुर के नैनीताल हाईवे पर बेकाबू कार ने रोडवेज बस में टक्कर मार दी। दरअसल कार को बैक करते वक्त कार बेकाबू हो गई और कार ने पहले रोडवेज की बस में टक्कर मारी, फिर एक दुकान की दीवार से जा टकराई। गनीमत रही कि इस दौरान कार की चपेट में कोई आया नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार को सीज कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में भालुओं का आतंक भी देखा जा रहा है और बागेश्वर में कपकोट के भनार गांव में भालू को देखा गया है, उसके 2 बच्चों के साथ। इसके बाद ग्रामीणों में काफी दहशत है। वीडियो वायरल हो रहा है। भालू अपने बच्चों के साथ रिहायशी इलाके की तरफ दौड़ रहा है। इसके बाद लोगों ने शोर मचाया। भालू जंगल की ओर भागने की कोशिश करने लग गया। घटना के बाद गाँव वालों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और भालू को पकड़ने की मांग की है। आयुर्वेद और हर्बल में उत्तराखंड का नाम देश ही नहीं दुनिया भर में रोशन हो रहा है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग बड़े मुनाफे के चलते हर्बल और आयुर्वेद में भी नकली प्रोडक्ट्स का धंधा कर रहे हैं, जिनसे न सिर्फ मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही उत्तराखंड का नाम भी दवा के बाजार में खराब हो रहा है। राजधानी देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसी हर्बल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जो हर्बल के नाम पर नकली दवाइयां बना रही थी और दवाइयां भी वो थी जो प्रतिबंधित हैं। ये पहला मामला नहीं है जब प्रदेश में हर्बल और आयुर्वेद की दवाइयां और प्रोडक्ट्स नकली मिले हैं। इससे पहले भी करीब आधा दर्जन मामले ऐसे सामने आए हैं जिनके चलते मेडिसिन मार्केट में उत्तराखंड की छवि पर पट्टा लग गया है। हर्बल जो आजकल हो रहा है, हर्बल में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर के उसके होगी और इवन जो उसका दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी होता है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के बिना ही होता है। इसलिए लोग ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसी में जो एडल्ट्रेशन ज्यादा है। ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में बन रही नकली दवाइयों के मामले में पुलिस ने हर्बल फैक्ट्री के मालिक संजय कुमार के साथ 4 लोगों को अरेस्ट किया। वहीं पुलिस मामले में 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। आयुष विभाग का कहना है कि आने वाले समय में सभी हर्बल और आयुर्वेदिक दवाओं पर नजर रखने के लिए अभियान चलाया जाएगा। निदेशालय स्तर पर जो हमारे अधिकारी उपलब्ध हैं, इसमें स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इनके माध्यम से विभिन्न उद्योजकों में उद्यम जो भी स्थापित है और निर्माण इकाइयां हैं उनका निरीक्षण करने का निर्देश हमने दिया हुआ है ताकि कोई भी दवाई जो है कम मानक की उसमें उपलब्ध ना हो। रेड की गई थी, उसमें वहां पर तैयार माल इस तरह का काफी मिला था जो प्रतिबंधित दवा में और एनडीपीएस की श्रेणी में आता है और कमर्शियल क्वांटिटी की एनडीपीएस की श्रेणी में आता है। उस पर 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। बाकी 2 लोग जो सामान को पहुंचाते हैं वहां पर या बनने के बदले जाते हैं वो वहां मौके पर नहीं मिले, फरार मिले हैं। प्रदेश हर्बल और आयुर्वेदिक के नाम पर झंडे लहरा रहा है, लेकिन उसी का फायदा अब मुनाफाखोर भी उठा रहे हैं। दवा के इन नक्कालों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, नहीं तो उत्तराखंड की मैन्युफैक्चर दवा लेने तक से लोगों को डर लगने लगेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
देहरादून के होमगार्ड्स हेडक्वार्टर में होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स के लिए 4 बड़ी घोषणाएं भी की। 9000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड वॉलंटियर्स को 200 रुपए हर दिन प्रति जवान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही एसडीआरएफ जवानों के साथ ट्रेंड होमगार्ड की तैनाती होने पर 100 रुपए प्रतिदिन प्रति जवान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। होमगार्ड विभाग के गजटेड अधिकारियों और कर्मचारियों को हर 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी भत्ते को हर साल किया जाएगा। 60 साल की उम्र पूरी करने वाले सभी होमगार्ड्स को होमगार्ड कल्याण कोष से दी जाने वाली धनराशि में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। और जिस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर एसडीआरएफ के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे। आगे चलकर ये जवान हमारे लिए और अच्छा काम करें, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से हमारे को डीजी होमगार्ड्स के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं, हम उन सभी पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक उनका प्रोत्साहन हो। कोटद्वार में चल रहे सिद्धिबली महोत्सव के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुबह सिद्धिबली मंदिर में पहुंचकर वार्षिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया और भगवान की पूजा अर्चना की। रितु खंडूरी ने कहा, सिद्धिबली महोत्सव से पूरे कोटद्वार का माहौल भक्तिमय हो चुका है। महोत्सव के रूप में आज मैं सिद्धिबली बाबा के मंदिर में पहुंची हूं और कल से यहाँ अनुष्ठान जारी है और कल तक रहेंगे। पूरा कोटद्वार जो है इस समय बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्रभुमय हो रखा है और बाबा की कृपा हम सब पर है। आज मैं यहाँ पूजा अर्चना में पहुंची हूँ, बहुत ही आनंद आता है बाबा के चरणों में बैठ के। वैसे चमोली में देवाल ब्लॉक के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में शहीद सैनिक की याद और सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शिरकत की और मेले का शुभारंभ किया। श्रीनगर खतर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कराने समेत थराली अस्पताल में अल्ट्रासाउंड लगाने की मांग की। अनिल बलूनी ने लोगों की दिक्कतें जल्द दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया, कामों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मैं पौड़ी की कर चुका हूँ, रुद्रप्रयाग भी हो चुकी है, चमोली जिले की आज बैठक हो गई है और सभी विभागों उसमें जो भारत सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उनके साथ साथ जो राज्य के द्वारा भी संचालित उन पर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों की समीक्षा हुई है, जहां ऐसा लगता है कि काम थोड़ा धीमा है उनको तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां लोगों की समस्याओं के समाधान को जल्दी समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी में विकास को लेकर न्यूज 18 का खास कार्यक्रम हुआ। राइजिंग पौड़ी कार्यक्रम में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे शामिल हुए। मंच पर उन्होंने कहा, सीएम धामी के नेतृत्व में विकास की रफ्तार बढ़ रही है और हर क्षेत्र पर विकास हो रहा है। इनके साहस प्रयास के लिए तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? यहाँ पर आप कमिश्नर हैं, कितना विकास यहाँ तक पहुंचा है, क्या आगे का प्लान ऑफ एक्शन आपका है और किस तरीके से यहाँ की सूरत बदल रही है? ये मंडल मुख्यालय भी है और गढ़वाल जो हमारा डिवीजन है जिसमें 7 जिले आते हैं, उसको आप मान सकते हैं कि पौड़ी उसका एपिसेंटर है। और ये आज से नहीं, काफी पहले से पौड़ी का अपना एक विशेष महत्व रहा है। विकास कोई एक दिन की होने वाली प्रक्रिया नहीं होती, ये सतत चलता है, धीरे धीरे चीजें जुड़ती हैं और ऐसा नहीं है कि आज हम और आप यहां बैठे हैं तो ये गति रुक गई है। जो पहले से होता आया उसमें समय के साथ साथ सभी के कंट्रीब्यूशंस रहे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में यहां हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। बेसिकली अगर मैं 3-4 पॉइंट्स को यहां पर टेकअप करना चाहूं, जैसे हम हेल्थ सेक्टर को लेकर चलते हैं जी, क्योंकि देखिए आम पब्लिक का जो मुख्य वास्ता होता है वो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क,
पानी, ये बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनसे हम सभी का सामना होता है। पब्लिक एट लार्ज की भी यही डिमांड होती है कि इन चीजों में सुधार हो, उनको बेहतर ये सुविधाएं मिल सकें। तो मगर एक एक सेक्टर को लेकर चलूं तो जैसे स्वास्थ्य को देखिए, पौड़ी जनपद क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा जिला है और 15 ब्लॉक का ये जिला है। यहां पर जहां श्रीनगर, जहां हम आपके साथ बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं जी, यहां पर एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है, बेस हॉस्पिटल है। बेस हॉस्पिटल एक कोटद्वार में भी है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी मुख्यालय पर है। इसके अतिरिक्त 2 उप जिला चिकित्सालय हमारे हैं, 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हम टाइप ए के देखें तो वो करीब 9 हैं और टाइप बी के 84 हैं। पौड़ी में लगातार पर्यटन की संभावना बढ़ रही है। राफ्टिंग के साथ पैराग्लाइडिंग का भी स्कोप बढ़ रहा है और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। इसके लिए लगातार धामी सरकार होम स्टे को भी बढ़ावा दे रही है। इसे लेकर होम स्टे संचालक मेजर गोरखी चंदोला से बातचीत हुई है, सुनिए। क्योंकि देखिए, हम उत्तराखंड में पर्यटन की बात करते हैं और पर्यटन आर्थिकी की रीढ़ है और यहाँ के लिए एक मेजर व्यवसाय है, उत्तराखंड के लिए पहाड़ी राज्य है। तो इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इस सत्र में। और मेरे साथ जो एक खास 3 मेहमान बने हुए हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में महारथी हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सीधे बातचीत शुरू करते हैं। तो मैं मेजर गोरखी चंदोला, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपने होम स्टे को इंट्रोड्यूस करा है पौड़ी में, और होम स्टे एक ऐसी चीज है कि पिछले कुछ समय में लगातार उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर भी हो रही है। तो आपको कब आइडिया आया और आपने किस तरीके से शुरुआत करा, थोड़ा सा संक्षेप में? सर, होम स्टे मैंने नहीं शुरू किया, होम स्टे तो बहुत पुरानी शुरुआत है। हमने सिर्फ एक एफर्ट लगाया बीच में। मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने गांव शिफ्ट हुआ था। मेरे दिमाग में होम स्टे स्कीम पहले नहीं थी, लेकिन जब हमने अपने गांव के घर को दोबारा रीबिल्ड करके दोबारा बनाया, अपने छोटी मोटी क्यारियां ठीक करी, तो कुछ दोस्त आए रहने के लिए और उन्होंने ही ये रिक्वेस्ट करी कि अगर हम और आ सकते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला, तो इस तरीके से करते करते उसी दौरान सरकार की होम स्टे स्कीम जो थी वो चल रही थी। तब हमने होम स्टे को रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिला कंट्री में चारों तरफ से, और बाहर से भी लोग आने लगे। तो इस तरीके से हमने वहां शुरुआत हुई। पौड़ी जिला राज्य की शिक्षा का बड़ा हब है और यहाँ कई तरह के संसाधन हैं। शिक्षाविद भी मानते हैं कि पहाड़ के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। न्यूज 18 के मंच पर पहुंची शिक्षाविद मंजू राणा से भी बातचीत हुई। पीढ़ी आ रही है, आपका जिनसे इंटरेक्शन होता है, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं? क्या आपको लगता है कि वो क्या चाहते हैं पढ़ाई में, क्या चेंज चाहते हैं? तो आज हमारा हर बच्चा तैयार है, हर फील्ड में वो मोर्चा संभालता है, चुनौतियों को संभालता है और उसके बीच अवसर लेता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारा स्टूडेंट फाइट न कर रहा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर हम इन्हें पुशअप करते हैं तो ये हमसे आगे बहुत निकलते हैं। आज के बच्चे की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो जो चाहता है, मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार से बड़ा प्रश्न और कोई है नहीं जो वो चाहे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, अंतिम गंतव्य उनका यही रहता है कि वो पढ़ें और रोजगार पाएं। और हम भी उन्हें इस दिशा में प्रेरित करते हैं कि वो स्किल बेस्ड एजुकेशन भी ले, अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन भी ले और कुछ ऐसी शिक्षा भी ले जो उनको एक इंसानियत उनके अंदर भर सके। मेरा व्यक्तिगत ये प्रयास रहता है कि हम एक अच्छे इंसान अगर उनको बना देंगे तो वो अपनी जिंदगी बहुत आसानी से गुजार सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून की नेहरू कॉलोनी में हुई 24 लाख की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने प्रमोद पाला और पत्नी विमलेश को यूपी के बरेली से गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के आसपास के कई गांवों में गुलदार की दहशत बनी हुई है। शाम ढलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर।
हरिद्वार में प्रशासन पर अवैध खनन करवाने का आरोप लगा रही संस्था मातृ सदन के ब्रह्मचारी दयानंद ने अनशन शुरू कर दिया है। मातृ सदन आश्रम में ही अनशन पर वो बैठ गए हैं। ऋषिकेश एम्स में अलाइड हेल्थ साइंसेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन पर धरने में बाधा डालने का आरोप लगाया। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को पुलिस बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रही है। दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश जारी। नैनीताल में अवैध तरीके से चल रही टैक्सी पर कार्रवाई शुरू हो गई। जिला प्रशासन की टीम ने कई टैक्सी, बाइकों और गाड़ियों को सीज किया। रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक में कोरोना काल के दौरान साफ सफाई और कूड़े उठाने के लिए लाखों की लागत से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदी गई थी, लेकिन अब वो खराब हो गई हैं। नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसों की बंदरबाट का आरोप लगाया। बागेश्वर के गोमती पुल की मरम्मत का काम शुरू हो गया। पुल को 20 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। अल्मोड़ा में सीएम घोषणाओं की समीक्षा डीएम ने की है और कार्यों में तेजी लाने के साथ क्वालिटी पर भी खास ध्यान रखने के निर्देश दिए। ऋषिकेश से एक वीडियो सामने आया। यहाँ एक दिव्यांग शख्स व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग करता नजर आया। 117 मीटर की ऊंचाई से दिव्यांग ने व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की है। सोशल मीडिया पर दिव्यांग शख्स की हिम्मत देखकर लोग उसके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। ये हौसले की उड़ान है। ऋषिकेश से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां एक दिव्यांग शख्स ने जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ बंजी जंपिंग कर दिखाई, वहीं लोगों को भी अपना मुरीद बना लिया। वीडियो ऋषिकेश के शिवपुरी का बताया जा रहा है, जहां 117 मीटर की ऊंचाई से दिव्यांग ने व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की। इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर किसी का भी सिर चकरा सकता है, लेकिन इस शख्स की दिलेरी ने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये शख्स पैरालाइज्ड है, लेकिन इतनी जटिलता होते हुए भी कोई चुनौती उसकी हिम्मत को नहीं डिगा सकी। सपोर्ट स्टाफ की मदद से उसे टास्क पूरा करने में मदद मिली। उसके दोस्तों ने भी उसका उत्साह बढ़ाया। बंजी जंपिंग में शरीर को रस्सी से बांधा जाता है और उसके बाद ऊंचाई से जंप करना होता है। बंजी जंपिंग का चैलेंज पूरा करने के बाद उसने खुशी जाहिर की और ये भी कहा कि अगर दोबारा ऐसा मौका मिला तो वो इसे पूरा करने में पीछे नहीं हटेगा। सोशल मीडिया पर भी उसकी खूब तारीफ हो रही है। लोग उसके हौसले को सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।